What's up, everyone? Welcome back to the channel. Welcome to Recharge Indian Economics chapter number 1 and 2. Guys, chapter number 1 and 2 आज करके अच्छे तरीके से उसको लर्निंग भी कर लेना और फिर उसको साइड में रख देना. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं इंडियन इको रिचार्ज चैप्टर नंबर 1 एंड 2. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं बच्चे. देखो, सबसे पहले इस यूनिट में 3 चैप्टर आप पढ़ोगे. चैप्टर नंबर 1 क्या होने वाला है? चैप्टर नंबर 1 होने वाला है आपका मेनली इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्री सेक्टर की, फॉरेन ट्रेड की बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसको पूरा डिस्ट्रॉय करा. ये सब हम इसमें मेनली पढ़ने वाले हैं. चैप्टर नंबर 2 में आज़ादी के बाद 1947 के बाद प्लानिंग हुआ तो 51 से 91 तक का पढ़ेंगे. उसके बाद 1991 से आगे तक का वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. तो ये तीनों ही आज पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से लर्न भी करने हैं. आपके पास जो भी बुक है उसमें से एक बार रीडिंग जरूर लगाना और लर्निंग करना. चलो जल्दी से चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन चालू करते हैं. चैप्टर नंबर 1 क्या है बच्चों? नाम देखो बहुत ध्यान से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी जिस टाइम पे हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी, और उससे पहले का कंडीशन. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल शुरू कहां से हुआ? तो ध्यान रखेंगे जो ब्रिटिश रूल है वो शुरू हुआ बैटल ऑफ प्लाजी से. 1757 उसका डेट था. बैटल ऑफ प्लाजी वाज फाउट बिटवीन, किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल. 1757 डेट याद रखना. ठीक है, पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का? क्यों आए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में? टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी, जो उनको यूज कर पाए अच्छे तरीके से, इंडियन इकोनॉमी से सारे रिसोर्सेज खराब कर दे और अपने आप को और डेवलप कर ले और बेहतर कर ले. तो देखो लिखा हुआ है बेसिक पर्पस वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज द फीडर इकोनॉमी. ब्रिटिशर्स से पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था? तो 3 चीजें याद रखनी है. प्रॉस्पेरस यानी खुशहाल, एग्रेरियन यानी मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स. हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है कि वो बस मेनली क्या प्रोडक्शन कर रहे थे इंडस्ट्रीज में? हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी, हाथों से बन रहा था वो, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज या इस तरीके की चीजें मेनली थी. इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल का क्या इंपैक्ट आया? तो इंपैक्ट ये आया कि इंडियन इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ. इंडियन इकोनॉमी एक फीडर इकोनॉमी बन गया. जो इकोनॉमी अपने लिए अच्छे से ग्रो करता था उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल चेंजेस आए, मॉनेटरी सिस्टम आया, बहुत कुछ आया जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट. अपने बेनिफिट के लिए वो सारा का सारा काम करते थे और इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. अब बच्चों हमारे पास मेनली 3 सेक्टर्स है. मेनली हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड. तो हमें मेनली इन तीनों की रिस्पेक्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर सेक्टर की. एग्रीकल्चर में बेटा लगभग 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन was engaged in agriculture at that point of time. आज भी लगभग 50% हमारी जनसंख्या एग्रीकल्चर में ही है. उस टाइम पे 75%, 75%. तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनका अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा. तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को एक सिस्टमैटिक मैनर में डिस्ट्रॉय करा. कैसे? 4 मेन पॉलिसीज हैं. सबसे पहला द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं. जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि अल्टीमेटली 3 लोग हो जाएंगे, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बना देंगे. 3 लोग हो जाएंगे. सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीजी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसके बाद इधर हो जाएंगे जमींदार्स, जिनको हम ऑनर्स ऑफ द लैंड बोल देंगे. और उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे टीनेंट्स, यानी कि गरीब किसान जो काम कर रहा होगा. इनको जमींदार्स को राइट दिया गया कि तुम इनसे जितना चाहो उतना एक्सप्लॉइट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. तुम इनसे जितना चाहो उतना रेवेन्यू जनरेट करो, जितना चाहो उतना रेंट चार्ज करो. उसमें से हमें एक फिक्स्ड रेवेन्यू दे देना, एक फिक्स्ड लगान दे देना, बाकी तुम एंजॉय करो. तो ये बेचारा गरीब मारा गया. ये भी मौज ले रहे थे, ये भी मौज ले रहे थे, और इन्होंने ये जो पैसा कमाया इस पैसे को अपने बेनिफिट्स पे लगाया. एग्रीकल्चर के लिए किसी ने भी नहीं लगाया. तो अल्टीमेटली इन दोनों की तो मौज हो गई, एग्रीकल्चर धीरे धीरे खत्म होता चला गया. तो सबसे पहले क्या आया? ऑल द प्रॉफिट्स एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान. और वो कुछ भी नहीं करते थे एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए. थोड़ा सा पोर्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, बाकी इंजॉय करते थे. दूसरा क्या करा बच्चों? कमर्शियलाइजेशन कर दिया. अब देखो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कमर्शियलाइज्ड नहीं था. मतलब हम धंधा नहीं करते थे एग्रीकल्चर में, सबसिस्टेंस था. सबसिस्टेंस का मतलब अपने लिए ग्रो करा,
खा लिया, बढ़िया मस्त हो गया काम, फैमिली बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, ऐसी क्रॉप्स ग्रो करो, ये व्हीट राइस छोड़ो, ऐसी क्रॉप्स ग्रो करो जिनसे पैसा बने, कॉफी ग्रो करो, टी ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो, ये कमाओ। तो हमारा एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस से क्या बनाया इन्होंने, कमर्शियलाइज बनाया। तीसरा क्या होता है बच्चों, प्रोडक्टिविटी नहीं थी क्योंकि पैसा कोई खर्च हो नहीं रहा था, लैक ऑफ नॉलेज था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अल्टीमेटली सारा सेक्टर एग्रीकल्चर का खराब होता चला गया। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था इस सेक्टर के अंदर, तो धीरे धीरे हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर डाउनफॉल पे आ गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें बेटा, तो इसके अंदर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मेन इंडस्ट्रीज थी, इसको भी सिस्टमैटिकली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे, नंबर 1 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रीज को बंद करवाना। उन्होंने धीरे धीरे कंपटीशन देना शुरू करा हमारी इंडस्ट्रीज को अपनी मशीन मेड इंडस्ट्रीज से। अब हमारी इंडस्ट्रीज तो हैंडमेड थी, हैंडीक्राफ्ट थे, सारा का सारा काम हाथों से होता था। ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज थी वो थी मशीन मेड, तो यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते में, वहां से फिनिश गुड्स बना के लाते थे और हमारे देश में ही बेचते थे, क्योंकि इंडिया तो मार्केट भी बहुत बड़ा था। अब इंडियंस ने पहली बार मशीन मेड चीजें देखी थी, तो उनको वो अट्रैक्टिव भी लगा, उनको लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो हैंडमेड गुड्स से शिफ्ट होके मशीन मेड गुड्स की तरफ चली गई। अब क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करने लगी, तो धीरे धीरे बंद होती चली गई बच्चों। तो क्या लिखा है, द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करी। कैसे, रॉ मटेरियल यहां से लेके जाते थे और वहां से क्या लेके आते थे, फिनिश गुड्स, बने बनाए गुड्स, मशीन मेड, जो इंडिया में वो बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो बेरोजगारी देखने को मिली, हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो गए, बाहर से इंपोर्ट्स करने लगे हम सारी की सारी चीजें, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने लगा, और हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। उस टाइम पे देखो बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती है जो मशीनें बनाए जिससे और प्रोडक्शन हो। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं थी, ना ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, तो हम बहुत ज्यादा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं बना पाए, राइट। देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, और ब्रिटिश रूलर्स ने कोई अटेंशन भी नहीं दिया इनको डेवलप करने के लिए। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल तो एग्रीकल्चर में थे, जो इंडस्ट्री में थे धीरे धीरे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही लिमिटेड था, यानी गवर्नमेंट जो थी, जो पब्लिक सेक्टर था, वो लोग तो अपना मेनली क्या कर रहे थे, सिर्फ कम्युनिकेशन बना रहे थे, पोर्ट्स बना रहे थे, अपने बेनिफिट्स के लिए चीजें बना रहे थे, इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं कर रहे थे बच्चों। तो ये काफी सारी चीजें इस एक ही पेज में आप पढ़ पा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छे चार्ट्स बने हैं। इसके बाद देखो बच्चों, फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था हमारे। फॉरेन ट्रेड की बच्चे अगर हम बात करें तो 3 से 4 पॉइंटर्स मेन है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला क्या है, फॉरेन ट्रेड में आप लिख के आओगे कि इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। दूसरा, जितना भी ट्रेड होता था वो मोनोपोली मेनली ब्रिटेन के साथ हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अब ट्रेड को बेटर बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या ओपन करा, स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल ध्यान रखना, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में डेट बताओ, स्यूज कैनाल कब ओपन हुआ था, इंपॉर्टेंट। स्यूज कैनाल एक शॉर्टकट रूट है बच्चों, जिससे इंडिया से सामान डायरेक्टली ब्रिटेन ले जाया जा सकता था। उसके साथ धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारी वेल्थ भी सारी की सारी खत्म कर दी। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट है या नहीं है। जितना भी पैसा कमा रहे थे ब्रिटिशर्स यहां से, जो भी पैसा कमा रहे थे, वो कभी भी इंडियन सेक्टर को डेवलप करने के लिए या इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए नहीं लगाया। वो जो भी पैसा बनाते थे वो सब एक्सपेंसेस पे खर्च कर देते थे, अपने ऑफिसेस सेटअप करने के लिए, अपने वॉर, लड़ाई झगड़ों का तो शौक था ही इनको, वॉर के लिए, और सर्विसेज लेने के लिए दूसरे से। अब डेमोग्राफिक कंडीशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउदर्न इंडिया सवाल। डेमोग्राफिक कंडीशंस का क्या मतलब होता है बच्चों, ये ओवरऑल एक कंट्री के लिए इंडिकेटर्स होते हैं जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। तो हमारी डेमोग्राफिक कैसी थी, बर्थ रेट बहुत हाई था और डेथ रेट भी बहुत हाई था। हाई बर्थ रेट, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़नी, और हाई डेथ रेट, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जानी। रीजन दोनों का एक ही है कि पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। दूसरा, लिटरेसी रेट ना के बराबर, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही खत्म थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हाई था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब उस बच्चे की डेथ हो जाना जिसकी उम्र अभी 1 साल भी नहीं हुई है, वो भी बहुत हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, और गरीबी तो आप सब जानते ही। ठीक हो गया बच्चों। ऑक्यूपेशन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ये आप जानते ही हो। हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो डोमिनेंट था, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट भी देखने को मिला। प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर तो डोमिनेंट है ही है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा रीजनल वेरिएशन है। रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है बेटा, हमारे पास कुछ स्टेट्स में डिक्लाइन आया,
एग्रीकल्चर से, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे एग्रीकल्चर का थोड़ा थोड़ा लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकले, ठीक है, जबकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ा, जैसे हमारे पास ओडिशा, राजस्थान, पंजाब। तो थोड़ा थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना वो बदलता हुआ हमें दिखाई दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, मेनली अपने बेनिफिट के लिए डेवलप किया था। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए डेवलप नहीं करा, अपने बेनिफिट के लिए मेनली उन्होंने डेवलप किया था। क्या? रोड्स। सर उन्होंने रोड्स क्यों बनाई थी? ताकि वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। रेलवेज। सर रेलवेज तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का। यस, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन सा है, तो आप बोलोगे रेलवेज, ठीक है। उन्होंने रेलवेज क्यों बनाए थे? ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो सके, कॉमर्शियलाइजेशन हो सके इंडियन एग्रीकल्चर का, ताकि इंडिया ने जो सामान बनाया, जो टी कॉफी इंडिगो ग्रो करा है, उनको दूर तक ले जा सके, बेच सके। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों डेवलप करा? ताकि ब्रिटेन तक इजी हो सके, सामान ले जाया जा सके। उसके बाद कम्युनिकेशन डेवलप करा, ताकि अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोगों में खौफ रहे उनका। और पोस्टल सर्विसेज वगैरह जो है इतनी ज़्यादा डेवलप थी नहीं, ठीक है। परफेक्ट है बच्चों, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास एक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का पूछता है कि क्या स्टेट था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम बोलेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी मेनली कॉलोनियल थी। सर कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? कॉलोनियल का मतलब होता है कि इंडियन इकोनॉमी एक कॉलोनी थी किसी एक रूलर की। रूलर कौन था? ब्रिटेन। हम इंडिया कौन था? एक कॉलोनी थी जो उसको ही सर्व कर रही थी। तो इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिससे काफी बड़ा ड्रेन हुआ। दूसरा सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल का मतलब होता है बच्चों, हमारे पास दो तरीके के सेगमेंट्स बन चुके थे, जिसमें एक सेगमेंट वो था जो जमींदार्स थे, और एक सेगमेंट वो था जो कि लैंडलेस लेबर्स थे, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी। तो इसमें बहुत इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी हो गई थी। तीसरा स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का क्या मतलब होता है? बहुत ही स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ वाली इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी, हम बहुत ही बैकवर्ड थे, हमें कहीं भी टेक्नोलॉजी या कहीं भी मॉडर्नाइजेशन दिखाई नहीं देता था। डिप्लीटेड इकोनॉमी, डिप्लीटेड का मतलब जिसके सारे रिसोर्सेज डेप्रिशिएट हो चुके हैं। उसके बाद एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल, बटी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, मल्टीपल तरीकों से उन्होंने बंटवारा करा और रूल करा। कुछ पॉजिटिव्स भी थे क्या सर ब्रिटिशर्स से? बिल्कुल थे। क्या क्या? एग्रीकल्चर थोड़ा सा डेवलप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हमें अच्छा मिल गया, फेमाइंस हम कंट्रोल कर पाए, कहीं भी सूखा अगर पड़ता है, कहीं भी किसी तरीके की बीमारी फैलती है, तो हम फटाफट वहां तक रीच आउट कर सकते थे। मॉनिटरी सिस्टम हमें देखने को मिला, मनी हमें देखने को मिला ब्रिटिशर्स की वजह से। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वो सारा का सारा करके चले गए थे। आज की डेट में हम जितना सिविल सर्वेंट्स हमारे हैं, आज की डेट में पुलिस का सिस्टम है, आर्मी का सिस्टम है, काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी डेवलप कर दिया था। इसके बाद बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे बैटल ऑफ प्लाजी 1757, जमींदारी सिस्टम 1793, रेलवेज 1850, फर्स्ट पोस्टल स्टैंप 1852, फर्स्ट रेल 1853, स्यूज कैनाल 1869, पहला ऑफिशियल सेंसस 1881। सेंसस क्या होता है सर? जनसंख्या काउंट करी, ठीक है। उसके बाद टिस्को 1907, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, एयरलाइंस बाय टाटा 1932, इंडिया का इंडिपेंडेंस तो चलो सबको पता ही है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1। सर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ओवरऑल स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपको अच्छे से देखना है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये आपको बहुत अच्छे से देखनी है। और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये मेजर चीजें हैं। 3-4 सवाल हैं जो यहां से आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेने हैं। परफेक्ट। आई होप आप लोग को ये मजे में क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ। इसका नाम क्या है? देखो, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस तो हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? हम लोगों ने अपने देश को ग्रोथ की पाथ पे ले जाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू करी। देखो, बिना प्लानिंग के कुछ भी काम नहीं करेगा, तो हमने प्लानिंग करनी शुरू करी, चीजें प्लान करनी स्टार्ट करी। तो जब प्लान करने के लिए सोचा गया देश में, तो ऐसा लगा यार प्लानिंग करेगा कौन? हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट बॉडी होनी चाहिए जो सब प्लान करे। उस बॉडी का नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन, जो सेटअप कब हुआ? 1950 में। और 1951 से हमारे देश में प्रॉपर प्लान्स एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए। सर प्लान्स कितने ईयर्स के थे? 5 ईयर्स की प्लानिंग होती है बच्चों। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 51 से 56 था। इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी चीजें। तो हमारे देश में
ध्यान रखो, प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग कमीशन, जिसको आज की डेट में हम नीति आयोग बोलते हैं। फर्स्ट प्लान कब आया था? 1951 में। ये प्लानिंग कमीशन किस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करता है? 4 गोल्स हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, GEMS, राइट। आओ एक बार सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक पूरा अरेंजमेंट जिससे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। सर कितने प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं? 3 तरीके के हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है बच्चों? जिसके अंदर मेजर रोल या मेजर डिसीजन मेकिंग या मेजर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो ध्यान रखना, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज्यादा होता है। सोशलिस्ट नाम में ही है, जिसका काम है सोशल वेलफेयर करना, इसके अंदर मेजर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलजुल के सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं? 3। क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए, किस टेक्निक को यूज करते हुए बनाए, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। किसके लिए का मतलब है बच्चों कि कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, बूढ़ों के लिए बनाए, किसके लिए बनाए। तो ये 3 मेजर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे जी। इसके बाद इंडिया के पास कौन सा सिस्टम है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। देन वी हैव इकोनॉमिक प्लानिंग। मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग भी बताया कि किसी भी देश में अगर हमें ग्रोथ करनी है तो फिर प्लान तो करनी पड़ेगी ना चीजें। तो देखो लिखा हुआ है, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नेसेसरी for the government to plan for the economy. It can be defined as making major economic decisions by conscious decision of a determinate authority. अब हमारे केस में वो अथॉरिटी कौन है? हमारे पास है वो प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं? नीति आयोग। ठीक है बच्चों। फिर प्लान क्या होता है सर? प्लान एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो क्या दिखाएगा? डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम और स्ट्रैटेजी की किस हिसाब से हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है और कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें फुलफिल करने हैं। क्या गोल्स रहे बेटा 5 ईयर प्लान्स के? मेनली बच्चा 4 गोल्स है, याद रखेंगे। जेम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। गोल्स बताओ क्या थे इकोनॉमिक प्लानिंग के या 5 ईयर प्लान्स के? तो 4 हम मेजर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करते हुए प्लानिंग कर रहे हैं। ग्रोथ, ग्रोथ में क्या बोलोगे? जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, है ना, अच्छे तरीके से नई नई चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मार्केट का एक्सपेंशन होना चाहिए, ग्रोथ की बात करेंगे। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सारे के सारे रिसोर्सेज मिले। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है इक्वालिटी और इक्विटी में। इक्वालिटी क्या होता है मेरी जान? कि कहीं पे भी भेदभाव ना हो। तो इक्वालिटी एक ऐसा टर्म है जो विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर डिफाइन किया गया है कि कौन किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, वहां पे इक्वालिटी चलता है। इक्विटी एक ऐसा टर्म है जो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी डिफाइन किया गया है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक बेसिक नेसेसिटीज पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो अगर मैं इक्वालिटी बोल रहा हूं तो वहां पे भेदभाव को डिफाइन करना है, जब मैं इक्विटी बोल रहा हूं तो वहां पे डिफाइन करना है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक अच्छे से सारी नेसेसिटीज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हाउसिंग, हर चीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। समझे बेटा? तो ग्रोथ हो गया, इक्विटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। सर मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन में बेटा हम लोग एक तो नई टेक्नोलॉजी को लेंगे, दूसरा आउटलुक को भी लेंगे कि लोगों का नजरिया, थॉट प्रोसेस ये भी बेटर हुआ है, मॉडर्न हुआ है ये भी, ठीक है। और सेल्फ रिलायंस में क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, कि हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी रिसोर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये 4 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। GEMS। ग्रोथ के लिए देखो मेनली जीडीपी ग्रोथ की बात करेगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना और सोशल आउटलुक, समाज का नजरिया वो चेंज करना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद वी हैव इक्विटी। इक्विटी का मतलब एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स सबकी पूरी होनी चाहिए। एंड देन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉरेन डिपेंडेंस नहीं चाहिए, फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद अब इस चैप्टर में भी हमें वही 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर का क्या रहा, इंडस्ट्री का क्या रहा, फॉरेन ट्रेड का क्या रहा, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक हमारा समाप्त। आओ एग्रीकल्चर की बात करते हैं।
एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा लार्जेस्ट शेयर है वर्कफोर्स का, लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स थे बच्चों, ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। प्रोडक्टिविटी नहीं थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जरूरत है 2 लोग की काम कर रहे हैं 4 5 6, यानी जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। सबसिस्टेंस फार्मिंग है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है, हम लोग बस अपने लिए ग्रो करते थे, कमर्शियलाइज्ड नहीं थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टीनेंट और लैंडलॉर्ड में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी। ये सारे बेटा फीचर्स में आ जाते हैं। परफेक्ट है बच्चों। इसके बाद अब एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए कौन सी पॉलिसीज आई, तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों ने जो हमारी लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ठीक करने की कोशिश करी, जैसे इंटरमीडियरीज खत्म करें। जमींदारी सिस्टम था ना बच्चों, जमींदारी सिस्टम में इंटरमीडियरी कौन थे, जमींदार, बिना बात ही बीच में आ गए, उनको खत्म करने की कोशिश करा गया। दूसरा, लैंड सीलिंग्स लगाई गई। लैंड सीलिंग्स का मतलब होता है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था उसको खत्म करने के लिए हमने कोशिश करी कि लैंड एक इंसान इतना ही रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता, लैंड सीलिंग्स। रेगुलेशन ऑफ रेंट किया। रेगुलेशन ऑफ रेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने अपनी जमीन किसी को काम करने के लिए भी दी हुई है तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। द रेंट शुड नॉट बी 1/3, शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स, इस बात का ध्यान रखा गया। उसके बाद हम लोगों ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया, लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी गई। तो ये सब बच्चों हम लैंड रिफॉर्म्स में लिख देते हैं। परफेक्ट। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप जानते ही हो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, नॉर्मल सीड से हटा के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करे गए, HYV सीड्स यूज करे गए। अब HYV सीड्स क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ 2 फेसेस में आया बेटा। सबसे पहले तो मिड 1960s में और फिर मिड 1970s में। पहले फेस में लिमिटेड स्टेट्स और लिमिटेड क्रॉप्स के साथ आया था, सेकंड फेस में ज्यादा स्टेट्स और ज्यादा क्रॉप्स के साथ आया था। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट आए, हम लोग मार्केटेबल सरप्लस जनरेट कर पाए। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि हम खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम बाहर भी बेच सकते हैं। दूसरा बच्चों, बफर स्टॉक हुआ, यानी हम स्टॉक भी कर सकते हैं कि किसी अनसर्टेनिटी की टाइम पे फ्यूचर में हम लोग उसको यूज कर सकें। तीसरा, लो इनकम लेवल ग्रुप्स को फायदा हुआ। सर क्यों, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ने से प्राइस नीचे आ गया चीजों के, और जो गरीब आदमी है या लोअर इनकम लेवल फैमिलीज हैं उन तक चीजें सस्ते में पहुंचने लगी। ये सब बच्चों बेनिफिट्स थे या इफेक्ट्स थे। रिस्क क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, सबसे पहला रिस्क था पेस्ट अटैक, कीड़े बहुत लगते थे। अब देखो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ज्यादा फसल होगी तो कीड़ों का डर तो होगा। दूसरा, इनकम इनइक्वालिटीज का भी डर था। सर ऐसा क्यों, इनकम इनइक्वालिटीज का डर क्यों था बच्चों, HYV सीड्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जो अमीर था वो लेके आ गया HYV सीड्स। अब वो तो पहले से अमीर था, HYV सीड्स ले आया, उसका और प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी और कमाई हो गई, वो और अमीर होता चला गया। गरीब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो इनकम इनइक्वालिटीज का भी बहुत डर था। बट सर ऐसा कुछ हुआ क्या, ऐसा हुआ नहीं बच्चों। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट लेके आ गया सब्सिडीज। हमारे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देनी शुरू करी कि हाँ ठीक है भाई, हम गरीब किसान को सब्सिडी देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से HYV सीड्स वगैरह यूज कर पाए और इनइक्वालिटी ना हो। अब कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज के फेवर में रहे, कुछ इसके अगेंस्ट रहे, लेकिन वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बाबू, डन। देखो, अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या करा रिस्क को कवर करने के लिए। गवर्नमेंट ने एक तो लोन्स दिए फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो इनपुट्स खरीद सकें और ग्रीन रेवोल्यूशन का सबको फायदा हो सके। अब कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। जो फेवर में थे उन्होंने क्या बोला कि क्यों होना चाहिए ये लोन्स या सब्सिडीज क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है और हर फार्मर उस रिस्क को झेल नहीं सकता। दूसरा, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, और गरीब किसान कैसे अफोर्ड करेगा। तीसरा, अगर हम सब्सिडी हटा देंगे तो इनकम इनइक्वालिटीज हो जाएंगी। इसीलिए 3 पॉइंट ध्यान रखना सब्सिडीज के फेवर में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या सब्सिडीज के फायदे थे, अब क्या क्या नुकसान थे बच्चों। तो जो लोग अगेंस्ट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सब्सिडी ज्यादातर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फायदा कर रहा है, ना कि टारगेट ग्रुप्स को, कि किसानों को आप सब्सिडी दे रहे हो,
वो जाके फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, तो ज्यादा बेनिफिट तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हो रहा है ना, किसान को तो हो ही नहीं रहा। खेती में तो फिर भी आगे रिस्क है और भी बहुत सारे, पेस्ट अटैक का और बहुत सारी चीजें हैं, तो मेजर बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हो रहा है। दूसरा बच्चों, ये ज्यादा बर्डन बन जाता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, क्योंकि किसान गरीब है, कई बार पैसा चुका नहीं पाता, लोन चुका नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर तो नुकसान हो रहा है ना, तो ये भी एक रिस्क था बच्चों। उसके बाद बेटा हमारे पास एग्रीकल्चर का एक प्रॉपर अप्रेजल है कि 1950 से 90 में क्या हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी हेल्प करा एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना। इसी तरीके के बच्चों आप ये पॉइंटर्स इसमें लिख सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद वी हैव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर समाप्त, एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेंगे तुम्हें, अच्छे से याद कर लेना इनको, ठीक है। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक सबसे बड़ा रिफॉर्म सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया? 1956 में। इसमें गवर्नमेंट ने यह बोला कि हम देख पा रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए इंडस्ट्री जरूरी है और इंडस्ट्री में बहुत पैसा चाहिए। इतना ज्यादा पैसा एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास है नहीं, दूसरा अगर है भी, हम एक्सपेक्ट करें प्राइवेट सेक्टर से कि वो पैसा लगाए तो फिर वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए जाएगा, सोशल वेलफेयर की तरफ तो वो सोचेगा भी नहीं। अब अगर प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम लोग मेजर रोल निभाएंगे, हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको बोला गया आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। आईपीआर बच्चों 1948 में भी आया था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे जस्ट आजाद हुए थे, उस टाइम पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई थी, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आईपीआर 1956 एक मेजर पॉलिसी था जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यूज करा। तो सबसे पहले देखो बोल रहा है 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्रीज मोस्टली डेवलप्ड हुई इंडिया में, और उसके साथ साथ हमने बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करते देखा। अब इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर का क्यों रोल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर के पास एक तो इतना पैसा नहीं है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को चाहिए प्रॉफिट, उस टाइम पे वो बना नहीं सकता था, और सोशल वेलफेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंसीडर नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही ये रोल निभाना था। तो गवर्नमेंट क्या लेके आ गया? आईपीआर 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पक्का पेपर में आ रहा होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब आईपीआर में इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया? 3 पार्ट्स में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में बच्चों सारी इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय सरकार, बाय गवर्नमेंट। कितनी इंडस्ट्रीज? 17 इंडस्ट्रीज। इसमें 17 इंडस्ट्रीज आई जो एक्सक्लूसिवली सरकार चलाएगी। सेकंड में यानी शेड्यूल बी में मिलजुल के चलाएंगे, लेकिन मेजर रोल गवर्नमेंट का। तो शेड्यूल बी में आई 12 इंडस्ट्री विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन्ड, और जो बची वो सारी शेड्यूल सी में डाली गई। तो आईपीआर 1956 में इस तरीके से 3 कैटेगरीज बनाई गई। अब सर प्राइवेट सेक्टर को कैसे रोकेंगे हम कि वो यहाँ पे ना आए, वो यहाँ पे ना आए, कैसे रोकेंगे? क्या पता प्राइवेट सेक्टर भी ये काम करना चाहता हो, लाइसेंसिंग से। सरकार ने बोला जो जो इंडस्ट्रीज इसमें है उसका आप काम ही नहीं कर सकते, सरकार लाइसेंस ही नहीं देगी। तो लाइसेंसिंग है क्या? अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके। अब लाइसेंस बेटा 3 तरीके के लिए बोला गया, इंडस्ट्री सेटअप करनी है लाइसेंस लो, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है लाइसेंस लो, डाइवर्सिफाई करना है लाइसेंस लो। तो हर चीज के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चों कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए तक की हुई है। पहले टाइम पे जब डिफाइन किया गया था तो 5 लाख रुपए तक होती थी, लेकिन आज की डेट में अगर किसी इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक की है तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। इट इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी लेबर इंटेंसिव होती है, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है। उसके साथ साथ बहुत सारा एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, तो हमें इनको बिग इंडस्ट्रीज से बचाना है, तो इनको हमें बड़ी फर्म से बचाना है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इनके लिए रिजर्व कर दिए गए कि आप ही बनाओ। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद भी है फॉरेन ट्रेड। सर फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का? आप जानते ही हो इंडिया मेनली एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल का,
और इंपोर्टर बन चुका था फिनिश गुड्स का। तो हम हाईली डिपेंडेंट हो चुके थे इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए बाहर के देशों पे। तो फिर हम फॉरेन ट्रेड को बेटर करने के लिए सरकार क्या पॉलिसी लेके आई? सरकार पॉलिसी लेके आई बच्चों इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अपने बारे में सोचेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में बनाएंगे। तो इसको क्या बोला गया? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे बच्चों, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, हम उसको बचाएं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बाहर वाले देश हमारे देश में इंटरफेयर ना करें, तो इंटरफेरेंस कम करना, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचाना। तीसरी चीज, जब अपने देश में चीजें बनाएंगे तो हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो देश ग्रो भी करेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के। देखो, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इंडिया ने एक पॉलिसी फॉलो करी जिसमें बोला कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट को काटा मार देंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, अपने देश में करेंगे जो भी करेंगे। इससे क्या फायदे होंगे? फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, सेल्फ रिलायंट बनेंगे हम लोग। अब ये कैसे करा गया? इंपोर्ट को कैसे रोका गया? टैक्सेस लगा के, जिसको टैरिफ बोलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे नालायक थे, वो टैक्स देने को भी तैयार कि हम तो टैक्स भी दे देंगे लेकिन हम तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे। भाई नालायको, तुम्हारे पे हम क्वांटिटी सीलिंग लगा देंगे, कोटा लगा देंगे कि ठीक है कार्तिक आर्यन को बाहर से गाड़ी लेनी है, इंपोर्ट करनी है, ठीक है भाई, लेकिन आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। नियम बना दिया, क्वांटिटी डील्स बना दी। तो ये है टैरिफ्स और कोटास। ठीक है बच्चों, अब क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया? मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोगों को अच्छे तरीके से अपने फॉरेन एक्सचेंज बचाने हैं, ठीक है, प्रिजर्व करने हैं फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा जो है, हम अपने देश में कंपटीशन कम कर पाए ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाए। ठीक है बेटा, टैरिफ कोटा मैंने आपको बता दिए। टैरिफ का मतलब टैक्सेस, कोटास का मतलब जो क्वांटिटी सीलिंग्स होती हैं। उसके बाद बेटा एक ओवरऑल अप्रेजल है, ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। पूरे चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीडिंग ले लेना। ठीक है, परफेक्ट। क्या सर ये एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बच्चों, ये अच्छे से आपको रीड करके लर्न भी कर लेना है। पूरे चैप्टर के बारे में इसने लिख दिया। सही है क्या बेटा? परफेक्ट सर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस चैप्टर में आई वो क्या है सर? पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया 1948। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ? 1950। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। कारवा कमेटी कब सेटअप हुई? 1955। कारवा कमेटी का क्या काम था बच्चों? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56। सेकंड आईपीआर 1956, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s यानी 66। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया? 1991। प्लानिंग कमीशन कब रिप्लेस करा गया नीति आयोग से? 2015। नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ जरा मुझे, कमेंट सेक्शन में देखें कितनों को पता है। जल्दी से चेक करेंगे कितने बच्चों को फुल फॉर्म पता है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 समाप्त है लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंटूज एंड चिंटीज। हमारी चैप्टर 2 खत्म। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग। ये कैमरा बहुत मस्त मस्त हमारे पास नया सेटअप है, तो जैसे ही मैं थम्स अप करता हूं तो बढ़िया फायर क्रैकर्स वगैरह जलाता, देखता हूं जलाता है नहीं। थैंक यू। ये क्या बात है, मस्त। सिया बाय।